हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में जल संभर प्रबंधन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन इसका बनता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे आज हम जल संभर प्रबंधन। ठीक है, अब पहले तो हम समझेंगे जल संभर प्रबंधन का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए, जल संभर प्रबंधन जो है, एक तरीके से हम कहें कि पानी को स्टोर करना या उसका संरक्षण करना, चाहे वो धरातल से संबंधित हो, चाहे वो जमीन के अंदर भौम जल से संबंधित हो। धरातलीय व भौम जल संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना ही जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य है। ठीक है, तो तात्पर्य मैं यहां लिख देता हूं, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य, आप कहें तो इसको परिभाषा डेफिनेशन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? धरातलीय व भौम जल, जो धरातल के ऊपर पानी हो और जो धरातल के नीचे पानी हो, इन संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। आगे बात समझ में, धरातलीय व भौम जल संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षित रखना, यही कहलाता है जल संभर प्रबंधन। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए कई विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? देखिए, जल संभर प्रबंधन की मुख्य विधियां। अब वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम भौम जल और धरातलीय जल को सुरक्षित कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग बहते जल को रोकना। सबसे पहला काम, जब बारिश होती है तो पानी बह जाता है नालियों में, तो उसे रोकिए। दूसरे नंबर पे अंतः स्रवण तालाब, मतलब ये कि आपके आसपास इर्द गिर्द आप लोग क्या कीजिए, गड्ढा खोदिए, तालाब के रूप में जिसे हम कहते हैं। तालाब खोद कर भी पानी को स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा, पुनः भरण, पानी को स्टोर करने की विधि। इसके अलावा चौथा, कुआं। ठीक है, कुआं तो आप सब जानते ही हैं। ये 4 विधियों के जरिए हम भौम जल और धरातलीय जल का क्या कर सकते हैं? संचय कर सकते हैं। ठीक है, भौम जल व धरातलीय जल का क्या कर सकते हैं? संचय कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा। यही तो जल संभर प्रबंधन कहलाता है, इसे कहते हैं जल संभर प्रबंधन। देखिए, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधन, जैसे कि प्राकृतिक है जिसमें भूमि, जल, पौधे या फिर प्राणी, और जल संभर सहित जितने भी मानवीय संसाधन हैं, उनका संरक्षण करना, उनका पुनरुत्थान करना या उनको विवेकपूर्ण उपयोग के अंदर सम्मिलित किया गया है। मतलब जो भी उपयोग करे भाई सही तरीके से उसका उपयोग करे, यही कहलाता है जल संभर प्रबंधन। ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी आपके सभी संसाधन कह सकते हैं, सभी संसाधनों, और सभी संसाधनों में जैसे कि हम कहें प्राकृतिक, और प्राकृतिक में भी कौन से? जैसे कि आपकी भूमि है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जल है, पौधे हैं, वनस्पति है, प्राणी है। ठीक है, ये जितने भी बिंदु मैंने लिखे यहां पे, और आपका जल
संभर, जितनी भी आपके जल संभर सहित मानवीय संसाधन, ठीक है, सहित मानवीय जो भी संसाधन जो मानव के उपयोग में आता है, उन संसाधनों का संरक्षण शामिल है। ठीक है, यही आपका जल संभर कहलाता है। और इस संरक्षण के साथ में उसका पुनरुत्थान, ठीक है, लिख देता हूं मैं, पुनरुत्थान, ठीक है, और पुनरुत्थान के साथ में या पुनरुत्पादन, विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। आपको इन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करना होगा। ये जल संभर प्रबंधन कहता है, यही प्रबंधन है। इस प्रबंधन में यही बातें बताई गई है कि किस तरीके से हम प्रकृति से संबंधित भूमि, जल, पौधे, वनस्पति या फिर प्राणी हो, या फिर जल संभर से संबंधित जो मानवीय संसाधन है, उन संसाधनों का किस तरीके से संरक्षण हो, उनका किस तरीके से पुनरुत्थान हो या पुनरुत्पादन हो, या फिर उनका किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से उन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए, इसी का नाम जल संभर प्रबंधन कहलाता है। देखिए, जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन हो और समाज हो, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने का काम जल संभर प्रबंधन करता है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। क्या लिखेंगे अपन? जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों व समाज के बीच सामंजस्य बनाए रखना, मतलब ये कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे और दोनों अपना काम निरंतर करते रहे। ठीक है, अगर हम ज्यादा शोषण करेंगे जल का तो होगा क्या, आने वाली पीढ़ी का सतत पोषण नहीं हो पाएगा। देखिए, जल संभर प्रबंधन के अंदर और क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बातें होंगी, देखते हैं आगे की ओर। देखिए, जल संभर प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको बनाने में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और वो सहयोग किसका होगा? समाज का होगा। ठीक है, जल संभर प्रबंधन की व्यवस्था संपूर्ण समाज के सहयोग पर क्या करता है? निर्भर करता है, क्योंकि जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक हम जल को सुरक्षित कर ही नहीं सकते। देखिए, केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, देश में बहुत से जल संभर विकास और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण बताऊंगा आपको मैं, इसमें गैर सरकारी या सरकारी संगठनों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। क्या लिखेंगे? केंद्रीय हो या फिर राज्य सरकार, ठीक है, दोनों की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्रीय व राज्य सरकार के द्वारा जल संभर प्रबंधन के कई परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, जिससे क्या जल क्या रहे? सुरक्षित रहे, और इसमें सरकारी नहीं गैर सरकारी संगठनों का भी योगदान है। हम ये नहीं कह सकते केवल सरकार ही ये काम कर रही है, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी ये कार्य किया गया है। अब सोचिए वो कौन कौन से परियोजना है, हम कह सकते हैं वो कौन कौन से प्रबंधन कार्य है जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे कि पहला आपको मैं बता दूं, मोस्ट आपका ये है हरियाली केंद्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हरियाली केंद्र किसे कहते हैं? ये जल संभर प्रबंधन की परियोजना है
देखिए यह जल संभर प्रबंधन जो है या जल संभर परियोजना है, जो कि हरियाली केंद्र के नाम से जाना जाता है, एक परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी जनसंख्या को या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पीने, सिंचाई या फिर मत्स्य पालन या फिर वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए एक योग्य स्थिति में ले जाना, इस परियोजना का यही उद्देश्य है। ठीक है, लिखेंगे क्या? यह जल संभर परियोजना ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराता है, ये हरियाली केंद्र। सिंचाई व्यवस्था का कार्य ये केंद्र परियोजना का काम है। इसके अलावा मत्स्य पालन का कार्य ये परियोजना करवाती है, और साथ में वन रोपण के कार्य का प्रबंधन यह परियोजना करती है। आगे बात समझ में, हरियाली केंद्र एक परियोजना है। अब आपसे सामने क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हरियाली केंद्र किसे कहते हैं, ये किससे संबंधित हो, तो आप बताइए। हरियाली केंद्र यह जल संभर की परियोजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो जनसंख्या है उसके लिए पीने के पानी को उपलब्ध कराती है, सिंचाई व्यवस्था का काम करती है, मत्स्य पालन का काम करती है, और आपके वन रोपण के लिए प्रबंधन, एक परियोजना एक योग्य स्थिति तक लोगों को पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा एक परियोजना और है, मैं बताऊं आपको, नीरू और मीरू। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे मैं, नीरू मीरू। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। नीरू और मीरू का मतलब क्या होता है? जल और आप। मतलब ये कहा गया है कि जल या फिर आप, ऐसा कार्यक्रम जो है कहां प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। अब इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या था? पहले तो ये नीरू मीरू का मतलब क्या होता है? जल और आप। लोगों को जागरूक करना, लोगों को ये बताना कि भैया या तो पानी है या फिर हम है। ठीक है, बिना पानी के हम नहीं है। तो बताना कि जागरूकता इस तरीके से फैलाना कि लोगों को ये बताए कि भाई जल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ये कार्यक्रम जो नीरू मीरू का कार्यक्रम चला था, ये कहां चला था? आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका मतलब होता है जल और आप। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए और क्या परियोजना या फिर प्रबंधन का कार्य इस जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत किया गया। एक और परियोजना थी, उसका नाम था अरवारी पानी संसद। ठीक है, अरवारी पानी संसद, ये परियोजना हम कह सकते हैं, ये भी आपके जल संभर परियोजना से संबंधित है। प्रबंधन का एक भाग हम कह सकते हैं, किस प्रकार से पानी को हम स्टोर कर सके। ठीक है, लोगों को इसके अंतर्गत भी लोगों को पानी से जोड़ा गया, किस प्रकार से पानी को हम सुरक्षित रखें, लोगों को जागरूक किया गया। ये परियोजना लागू की गई थी कहां पर? अलवर के अंदर इसे प्रारंभ किया गया था। अलवर कहां पड़ता है? राजस्थान में ये पड़ता है, और इसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, और सुनिए, देखिए लोगों के सहयोग से जल संग्रहण की जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से और हम कर सकते हैं, जैसे कि अंतर सरवण, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तालाब, ताल जिसे हम कहते हैं, जोहड़ को नाम से जानते हैं। जोहड़ क्या होता है? तालाब। तालाब ताल जिसे हम कहते हैं, उसमें खुदाई करना और पानी को इकट्ठा करना। इसके अलावा आप बहते हुए पानी को रोककर एक बांध के रूप में उसको संग्रहित कर सकते हैं पानी को। तमिलनाडु राज्य के अंदर तो एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने कि घर का निर्माण तब होगा जब आप जल संग्रहण से संबंधित संरचना बनाओगे घर के अंदर। मतलब तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक है। किसी भी इमारत का अगर निर्माण करोगे तो बिना जल संग्रहण संरचना के आप मकान बना ही नहीं सकते। ऐसी प्रक्रिया सरकार ने तमिलनाडु में कर रखी है। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है, लोगों को इस प्रबंधन के अंतर्गत, ठीक है मैं लिख देता हूं,
लोगों को इस प्रबंधन के अंतर्गत अंतःस्रवण तालाब ताल जिसे हम कहते हैं जोहड़ की खुदाई कर जल का संचय करते हैं। ठीक है, ये तो है ही है। साथ में पानी रोककर बांध बनाकर जल का संचय करते हैं इस प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, और सुनिए, और बताया तमिलनाडु का उदाहरण दिया मैंने अभी आपको। तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण की संरचना के बिना घर के निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सकते। मतलब ये सरकार का नियम है वहां पर कि तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण की संरचना के बिना घर के निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सकते। बाध्यता है सरकार की आपको इमारत के अंदर कहीं पे भी टैंकर बनाकर खुदाई कर कर या फिर उस पानी को भौम जल क्षेत्र तक पहुंचाकर ऐसे जल संग्रहण की संरचना आपको बनानी है, तब जाके आपको ये मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा जल समर प्रबंधन, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि पानी को कैसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है और सरकार के द्वारा सरकार ने कैसे कैसे इसमें परियोजनाओं को लागू की। हरियाली केंद्र, नीरू मीरू, अरवाली पानी संसद जैसे परियोजनाओं को समाज में ले जाकर उसको लोगों को जागरूक किया किस तरीके से पानी आपके लिए उपयोगी है, जल बिना कुछ ही नहीं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो कारगर स्थिति है अगर आपको जल को सुरक्षित रखना है तो वो है आपसी सहयोग। समाज के अंदर जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी जल को सुरक्षित करने में, तब तक आप पानी को सुरक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।